सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर हमने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में पढ़े थे रिगार्डिंग दी सम बायोकेमिकल मार्कर्स लाइक डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड दी क्वाड्रुपल मार्कर। ऑलराइट, तो गाइस डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए नॉट ओनली डाउन सिंड्रोम के अलावा भी जो कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, क्लाइल-फेल्टर सिंड्रोम या फिर लाइक सम अदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, तो उन सिचुएशंस के अंदर उनको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास और क्या तरीके हैं। हमने एक तो पढ़ा था बायो केमिकल मार्कर्स के बारे में, उसके अलावा हमारे पास कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग है, एमनियोसिंथेसिस है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात करनी है हमें। तो सबसे पहले जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर्स की लिस्ट में हमने अभी तक डिस्कस किया था किसके बारे में, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी बायोकेमिकल मार्कर्स, मतलब ब्लड टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी तक। अब हम डिस्कस करते हैं कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग के बारे में। चलिए, तो कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में सीवीएस के नाम से जानते हैं। फाइन, सबसे पहला पॉइंट, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग का जो ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, सबसे पहले इट इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर, फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, हेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर टेकन फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज। तो गाइस देखिए, बहुत सारी चीजें हमारी यहां क्लियर हो गई। हमने देखा कि यह एक इन्वेजिव प्रोसीजर था, फिर हमने समझा कि यहां पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का आपने एक छोटा सा सैंपल लिया। तो ट्रोफोब्लास्टिक एरिया किसका होता है, ट्रोफोब्लास्टिक एरिया इज द एरिया ऑफ फीटस। फाइन, या इसी ट्रोफोब्लास्ट से आगे चल के बनता है प्लेसेंटा। तो आपने क्या काम किया, इस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को ले लिया, किसके लिए, फॉर द स्टडी पर्पज। ऑलराइट, फाइन। तो आप इसमें आप किस चीज की स्टडी करोगे, इससे आप स्टडी करोगे क्रोमोसोम्स की। ऑलराइट, तो आप कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग में लिख सकते हो, CVS is कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग इज हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, एंड other chromosomal abnormalities। तो हमें क्या समझ में आया यहां पर, हमें यह समझ में आया कि जो कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग होता है, ये काम आता है, मतलब ये हेल्पफुल होता है, सहायता करता है। किस चीज के लिए, ये हमारी हेल्प करता है डाउन सिंड्रोम को जल्दी डायग्नोस करने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ के बजाय अर्ली डायग्नोसिस ऑफ, ये और ही बढ़िया वर्ड यूज होगा। अर्ली मतलब बहुत जल्दी, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड अदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। ऑलराइट, ये हमारा पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग को करते कब है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। क्या मेथड्स होती हैं क्रोमोसोमल व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दी कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, और व्हाट इज द बेस्ट मेथड to perform the कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग। फाइन, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी टाइप्स फॉर दी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, लाइक टाइप्स फॉर दी कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग। तो आप इसको यहां पर टाइप्स लिखिए या आप लिखिए मेथड्स। तो सबसे पहले ट्रांस अब्डोमेन मेथड। तो हम किस किस तरीके से कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग कर सकते हैं CVS। तो सबसे पहले है ट्रांस अब्डोमिनल कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग। ट्रांस अब्डोमिनल जो किया जाता है, इट इज डन एट 10th वीक, इट इज डन एट दी 10 वीक। ट्रांस वेजाइनल या ट्रांस सर्वाइकल, ट्रांस वेजाइनल या जो ट्रांस सर्वाइकल होता है, इट इज परफॉर्म्ड बिटवीन 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक पे बताया मैंने, 11 to
13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट, आप इसको 11 to 13 की बजाय आप इसको 11 to 12 कीजिए, 11 to 12 वीक्स, इसको आप 10 to 12 वीक कर लीजिए। फाइन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फाइन, देखिए गाइस, मैंने क्या कहा, ट्रांस अब्डोमिनल मेथड अगर हमें यूज करना है, ट्रांस अब्डोमिनल मेथड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ ट्रांस अब्डोमिनल मेथड का, एक स्पाइनल निडिल लिया, कितने गेज का, 20 से 22 गेज का। क्या लेंथ था, करीबन करीबन लाइक 4 इंच के आसपास इसका लेंथ था। ऑलराइट, उसको अंडर यूएसजी गाइडेंस, अंडर दी यूएसजी गाइडेंस, a biopsy is taken from the ट्रोफोब्लास्टिक एरिया। देखिए, मैंने आपको एग्जैक्टली चीजें बता दी हैं कि क्या करते हैं प्रोसीजर के अंदर। अगर आप ट्रांस अब्डोमिनल जाते हैं तो ट्रांस अब्डोमिनल एरिया में क्या किया, आपको अंडर द यूएसजी गाइडेंस है, कुछ भी हम ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोसीजर ब्लाइंडली हियर बिकॉज बहुत रिस्की है। व्हाट वी आर डूइंग, ए बायोप्सी इज टेकन, कहां की बायोप्सी, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की बायोप्सी इज टेकन। ऑलराइट, वहां से बायोप्सी ले लेते हैं। ट्रांस वेजाइनल वाले में या ट्रांस सर्वाइकल वाले में क्या है, स्पेशल catheter is used for taking biopsy। मैंने क्या बोला, ए स्पेशल कैथेटर इज यूज, एक स्पेशल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है दैट इज यूज फॉर कलेक्टिंग दी बायोप्सी। कहां का बायोप्सी, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का बायोप्सी। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, अंडर द यूएसजी गाइडेंस, यूएसजी गाइडेंस के अंडर में अगर सपोज कीजिए हम लोग डायरेक्टली बायोप्सी ले रहे हैं या निडल का यूज कर रहे हैं, 20 से 22 गेज की निडल का, कौन से रूट से, थ्रू दी अब्डोमेन, अब्डोमेन के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो हमने वर्ड यूज किया ट्रांस अब्डोमिनल। अगर हम ट्रांस वेजाइनल या ट्रांस सर्वाइकल रूट से जाते हैं तो वो हम लोग प्रोसीजर कर सकते हैं बिटवीन 10 to 12 वीक तक, मतलब 12 वीक तक भी, ओवरऑल एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। यहां पर भी वही बेसिकली एक स्पेशल कैथेटर को यूज किया जाता है, किस चीज को लेने के लिए, बायोप्सी को लेने के लिए। ऑलराइट, ये हो गई हमारी मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स फॉर कलेक्टिंग दी सैंपल। ओके, नाउ एक स्पेशल पॉइंट जिसके बारे में आपको हमेशा याद रखना है, द मेन एडवांटेज ऑफ, मैंने क्या बोला, द मेन एडवांटेज ऑफ कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग इज दैट इट हेल्प्स इन अर्ली detection of Down syndrome. So, termination of pregnancy can be planned accordingly. All right. तो हमने क्या बोला यहां पर कि द मेन एडवांटेज, देखिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस या बाकी प्रोसीजर करेंगे उससे भी ज्यादा एडवांटेज है किसकी, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग की। द मेन एडवांटेज ऑफ कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग इज दैट इट हेल्प्स फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इट हेल्प्स इन द अर्ली डिटेक्शन, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। क्या डिजीज, डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम सो दैट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हमें अगर डाउन सिंड्रोम को जल्दी डायग्नोज करेंगे, जैसे एग्जांपल हम इसमें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अगर हम सपोज कीजिए डाउन सिंड्रोम को जल्दी डायग्नोज करेंगे तो हम लोग जल्दी ही फीमेल का एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा एक मेन एडवांटेज होता है किस चीज का, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग का। फाइन। ओके गाइस, चलिए अब कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग हमें कब करना है वो हमने आपको मेथड्स के बारे में बता दिया कि ट्रांस अब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल मेथड होती हैं। कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग के अंदर बेसिकली लाइक प्रोसीजर के अंदर अगर हम लोग ट्रांस अब्डोमिनल जा रहे हैं, ट्रांस अब्डोमिनल रूट जा रहे हैं, तो ट्रांस अब्डोमिनल वाले रूट में कई बार लाइक रिस्क रहता है किस चीज का, रप्चर ऑफ प्लेसेंटा या प्लेसेंटल पोकिंग। प्लेसेंटा जो है उसके ऊपर डायरेक्टली जो निडल होता है वो डीप में पेनिट्रेट कर सकता है, तो उस चीज का हमेशा जरूर ध्यान रखना चाहिए जब हम कौन से रूट से जा रहे हैं, ट्रांस अब्डोमिनल रूट के थ्रू जा रहे हैं। ऑलराइट, अब चलिए आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीएस। किस चीज की कॉम्प्लिकेशन, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग के कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा था। तो देखिए इसमें चांसेज ऑफ अबॉर्शन 1 to 2% है, अबॉर्शन के चांस हैं 1 से 2%। उसके अलावा ओरोमैंडिबुलर लिम्ब हाइपोजेनेसिस, यस। उसके साथ साथ लिम्ब रिडक्शन भी हो सकता है। फाइन गाइस, ओरोमैंडिबुलर लिम्ब रिडक्शन, लिम्ब हाइपोजेनेसिस क्या चीज है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। मैंने क्या बोला, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। मैं क्या बोल रहा हूं, ओरोमैंडिबुलर लिम्ब हाइपोजेनेसिस की मैं बात कर रहा हूं। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज वेयर defect occurs in mandible, oral cavity, टंग एटसेट्रा। देखिए ओरोमैंडिबुलर का क्या मतलब समझ में आया, इट्स ए ग्रुप ऑफ डिजीज, इट्स ए ग्रुप ऑफ डिजीज वेयर द डिफेक्टेड, सो विद द डिफेक्ट अकर्स इन दी, डिफेक्ट कहां पर हो सकता है, मैंडिबल में हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, या टंग के यहां पर हो सकता है। ऑलराइट, तो ये था। उसके अलावा मैंने कहा देखिए लिम्ब रिडक्शन, कई बार क्या होता है, ये स्केलेटल डिफेक्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल डिफेक्ट। लिम्ब रिडक्शन का मतलब यह है कि हम ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट साइज ऑफ द लिम्ब, शॉर्ट साइज ऑफ लिम्ब। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किस चीज से रिलेटेड, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग। कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग के कॉम्प्लिकेशंस में मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, चांसेस ऑफ अबॉर्शन। चांसेस ऑफ अबॉर्शन कितने होते हैं, 1 to 2% होते हैं। हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट इज द ओरोमैंडिबुलर लिम्ब रिडक्शन। इसके अंदर क्या हुआ, बेबी के अंदर फेशियल या ऐसा कह सकता हूं ओरल कैविटी या मैंडिबल बोन्स ये प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई होती हैं, उनका हाइपोजेनेसिस हो जाता है। क्या चीज, हाइपोजेनेसिस। नेक्स्ट इज द लिम्ब रिडक्शन। फाइन, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे, एक और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज दी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। मैंने क्या लिखा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन अकर in case of RH negative mother। फाइन, तो मैंने क्या लिखा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन अकर इन केस ऑफ RH नेगेटिव
मदर। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वहां पर क्या चीज हो सकता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी जनरली अकर्स हो सकता है। तो चांसेस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वहां पर बने रहते हैं, किसके कारण से, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग की वजह से। चलिए गाइस, तो ये था रिगार्डिंग कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग। फाइन। तो गाइस हमने क्या पढ़ा इसके बारे में अभी तक, लाइक व्हाट वाज आवर आइडियाज। हमने पढ़ा कि कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग जो होता है उसको हम लोग 10 से 12 वीक के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग होता है, कोरियोनिक विलेई लाइक सैंपलिंग की कंडीशन में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वहां से टिश्यू एस्पिरेट किया जाता है, टिश्यू लिया जाता है। कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग हम लोग क्यों करते हैं, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग मेनली डाउन सिंड्रोम या बाकी जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। ऑलरेडी ये हमारा मेन पर्पस होता है कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग करने का। फाइन गाइस, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग के बाद में एक और पॉइंट है, एमनियोसेंटेसिस। तो नेक्स्ट क्या है, एमनियोसेंटेसिस। तो कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग जो हमारा पॉइंट था, वो कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग का जो हमारा पॉइंट था वो कंप्लीटली क्लियर हुआ। एक और पॉइंट मैं आपको अभी भी क्लियरली दोबारा बता देता हूं। मैंने अभी यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया था कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, किसके कॉम्प्लिकेशंस में, कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग के कॉम्प्लिकेशंस में एक मैसेज लाइक कन्वे किया था पॉइंट। वहां पर एक याद रखना आपको पॉइंट आया होगा, RH नेगेटिव मदर। क्या चीज था, RH नेगेटिव मदर। तो जो भी RH नेगेटिव मदर्स होती हैं उनको हम लोग RH लाइक एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। तो मैं एक बार इस पॉइंट को यहां लिखना चाहता हूं कि इन केस ऑफ RH नेगेटिव मदर, प्लीज याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ RH नेगेटिव मदर, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड। ऑलराइट, मैंने क्या लिखा, एमनियोसेंटेसिस से पहले जो हमारा ओवरऑल एक ओवरऑल रिव्यू रखा था मैंने, वहां पर क्या लिखा है, इन केस ऑफ RH नेगेटिव मदर, क्या बोला मैंने, RH नेगेटिव मदर एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड। कितना लगाएंगे गामा ग्लोबुलिन, अगर 12 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है, कितने वीक से पहले, बिफोर 12 वीक अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो बिफोर 12 वीक की कंडीशन के अंदर 100 माइक्रोग्राम मैक्सिमम, कितना, 100 माइक्रोग्राम। और अगर 12 वीक से ज्यादा का प्रेगनेंसी हो गया है, इफ इट इज मोर देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने क्या लिखा है, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन। इफ लेस देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी 100 माइक्रोग्राम, अगर मोर देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी देन 300 माइक्रोग्राम इज गिवन। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये चीज समझ में आई कि एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन का कितना वैल्यू है। एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन का बेसिकली ये वैल्यू है 100 माइक्रोग्राम, और दूसरा मैंने क्या बताया, 300 माइक्रोग्राम। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन, मैंने क्या बोला, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन जो होता है ये दिया जाता है कौन सी मदर को, RH नेगेटिव मदर को। किस मदर को देते हैं, RH नेगेटिव मदर को एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन का जरूरत पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो अब अगर हम लोग सपोज लाइक कोई भी प्लान है वो लेस देन 12 वीक है तो वहां पर हम लोग 100 माइक्रोग्राम तक दे सकते हैं। इफ इट इज फुल टर्म या आफ्टर 12 वीक देन 300 माइक्रोग्राम, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 300 माइक्रोग्राम दे सकते हैं। ऑलराइट, अब वापस हमारे मुद्दे पे आते हैं, एमनियोसेंटेसिस। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमनियोसेंटेसिस, की एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है और एमनियोसेंटेसिस का क्या मतलब होता है,
क्या इसका पर्पज होता है करने का, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस की। गाइस यहां पर एक शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। किसको एस्पिरेट करना? इट इज द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटेसिस। अमाइनो का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाइनो हियर? अमाइनो का मतलब तो वैसे बेसिकली अमाइनो अमाइनो एसिड्स होता है। क्या चीज होती है? अमाइनो एसिड्स होती है। यहां पर अमाइनो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब यहां पर विड्रॉल से है। किस चीज से? विड्रॉल से रिलेटेड है। ऑलराइट गाइस, तो अमीनो सिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो, इट इज दी एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी। देखिए क्या लिखा है मैंने, इट इज द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, इट इज द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी। ये एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड को केवल एस्पिरेट करने का प्लान है और कोई भी प्लान नहीं है। तो हमने क्या लिखा? इट इज द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी, इट इज कॉल्ड एज बेसिकली एमनियोसेंटेसिस। एक इंपॉर्टेंट चीज, amniocentesis is performed between 15 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। हम लोग कब कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस को? देखिए एमनियोसेंटेसिस इज परफॉर्म्ड बिटवीन 15 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एमनियोसेंटेसिस का क्या टाइम है, तो आपका टाइमिंग ये बताना है आपको कि 15 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ऑलराइट, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उससे पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने एक्सप्लेन किया था कि एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है। उसमें लिखा था कि एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी के यहां से फ्लूइड को एस्पिरेट करना। टाइमिंग लिख दिया मैंने आपको, 15 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक वर्ड और आता है, वो भी लिख देते हैं, अर्ली एमनियोसेंटेसिस। क्या बोला मैंने? अर्ली एमनियोसेंटेसिस। गाइस अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं? इलेवन टू 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। गाइस सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस लिखा, एक रेगुलर एमनियोसेंटेसिस कब करना है वो मैंने लिखा। उसके बाद में अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब करना है? 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। इज दैट क्लियर एवरीवन? चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं एमनियोसेंटेसिस के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। क्या बताया मैंने? इंडिकेशंस ऑफ एमनियोटिक एमनियोसेंटेसिस। गाइस एक चीज याद रखिए, यहां पर आप जो इंडिकेशंस होते हैं उनको यहां पर दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक आप ऐसा कह सकते हो डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस, और दूसरा थेराप्यूटिक इंडिकेशंस। डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस मतलब कुछ ना कुछ डायग्नोस करना है वहां पर, एनीथिंग समथिंग वी नीड टू डायग्नोस फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। किससे? एमनियोटिक फ्लूइड से, इसलिए नाम रखा गया है डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस। तो देखिए गाइस जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस है उसकी कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरियोनिक विलेई सैंपलिंग, यस, so फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरियोनिक विलेई। ओके, सबसे पहला है फॉर डायग्नोसिस ऑफ, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में सबसे पहला क्या लिखा? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल
chromosomal abnormality ऑलराइट गाइस, फाइन। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहला डायग्नोसिस एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या लिखा, इट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द क्रोमोसोमल abnormalities। कौन सी क्रोमोसोमल abnormalities? फॉर एग्जांपल फॉर द फीटल कैरियोटाइपिंग। फाइन। तो गाइस नंबर 1 इंडिकेशन हमारा क्लियर हो गया। ओके, नंबर 1 इंडिकेशन में हमने किसके बारे में बात किया? नंबर 1 इंडिकेशन में हमने बात किया क्रोमोसोमल abnormalities, फॉर एग्जांपल फीटल कैरियोटाइपिंग। तो फीटल कैरियोटाइपिंग, एक और चीज लिख सकते हो आप इसमें, फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD। ऑलराइट गाइस, तो आपका जो पॉइंट था एमनियोसेंटेसिस का, वो हमारे यहां पर पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल abnormalities, फॉर एग्जांपल फीटल कैरियोटाइपिंग, नेक्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट पर्पस हो गया। दूसरा, टू नो fetal anomalies। मैंने क्या बताया? टू नो दी fetal anomalies। किस तरीके की fetus anomalies? GIT डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट। ओके, फाइन। तो गाइज हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग। डायग्नोसिस ऑफ कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग के अंदर हम लोगों ने एक बार तो कैरियोटाइपिंग के बारे में डिस्कशन किया, एक बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। फाइन। और लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जैसे थोड़ा बहुत और समय बाद की बात करें तो फॉर लाइक हाँ ऐसे कह सकते हैं, फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, फॉर दी फीटल लंग मैच्योरिटी